तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आज बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। पहले स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री से। अगर किसी लैंड पे कोई एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है तो उसके 3 एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट से मतलब है लक्षण या फिर उसकी विशेषताएं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा होती है सस्टेनेबिलिटी, तीसरा होती है एडॉप्टेबिलिटी। कोई भी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हो, जैसे कि एग्री सिल्वीकल्चर हो सकता है, सिल्वी पास्टोरल हो सकता है या फिर एग्री सिल्वी पास्टोरल सिस्टम होता है, सभी सिस्टम का एम रहता है कि उस लैंड की प्रोडक्टिविटी और क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। जैसे ट्री के प्रोडक्ट्स, फ्रूट हैं, टिम्बर, फॉडर, फ्यूलवुड, इन सब में इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ट्री के साथ लगी हैं, उनकी यील्ड में इंक्रीमेंट हो जाए। इसमें साथ-साथ लेबर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। जो लेबर मोनोक्रॉपिंग सिस्टम के अंदर केवल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे टाइम दे रहा था, वो उसके साथ-साथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ-साथ ट्री या फिर लाइवस्टॉक प्रोडक्शन भी साथ में कर सकता है। सेकंड एट्रीब्यूट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि हम प्रेजेंट में किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि आने वाले समय में उसकी कमी ना हो और एनवायरनमेंट में भी उसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। Sustainability is a concept of meeting present requirement without compromising the need of future generation. एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर भी रिसोर्सेज जैसे कि लैंड है, वाटर है, सनलाइट है, इनका यूटिलाइजेशन इस प्रकार से होता है कि ये एक तो कंजर्व रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन्ड रहती है, क्योंकि ट्री के सॉइल पर भी बहुत सारे बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ते रहते हैं। इसके बाद तीसरा एट्रीब्यूट है एडॉप्टेबिलिटी। यहाँ एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का फार्मर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना। एक दूसरा भी अडॉप्ट होता है, जिसका मतलब होता है मॉडिफाई या फिर चेंज। जैसे ऑर्गेनिज्म खुद को किसी इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वहाँ पे वो सर्वाइव कर सके। लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है। इसे साइंटिफिकली या नई टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली 70s 80s के आसपास आई हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में। अभी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो एग्रो फॉरेस्ट्री को फार्म लैंड्स पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट जिनने कर दिया है। अगर कोई इम्प्रूव्ड एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्नोलॉजी किसी नई एरिया में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है तो उसे कुछ इस प्रकार से इनकॉर्पोरेट करना चाहिए कि वो जो पहले से फार्मिंग प्रैक्टिस वहाँ पे हो रही थी उनके साथ कॉम्पेटिबल हो, तभी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम फार्मर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। इसे हम स्कोप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले है मीटिंग द डिमांड ऑफ फूड एंड फॉडर। जब किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे एग्रो फॉरेस्ट्री किया जाता है तो वहाँ पे ट्रीज के साथ में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी होती हैं। उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ट्रीज जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनकी रूटिंग सिस्टम सॉइल के डीप जोन्स में जाके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर लेती है, जो ट्री के बायोमास के फॉर्म में एक्यूमुलेट धीरे-धीरे हो जाती हैं। और ट्री जब ये ऑर्गेनिक मैटर लीफ लिटर या फिर बार्क शूट्स के फॉर्म में सॉइल के ऊपर छोड़ता है तो सॉइल की अपर लेयर में या अपर जोन में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के द्वारा टेकअप कर ली जाते हैं। इसके अलावा माइकोराइजल एसोसिएशन होने से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये फंगस और प्लांट रूट का एसोसिएशन न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर अपटेक में हेल्प करता है। सेकंड है फूड फॉर मैन फ्रॉम ट्री एज फ्रूट्स, नट्स एंड सीरियल सब्सटेंसेज। एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के एग्रीकल्चरल कंपोनेंट से हमारे खाने के लिए अलग-अलग क्रॉप्स जैसे कि राइस है, व्हीट है, मेज है, इन सब का प्रोडक्शन हो जाता है। और ट्री कंपोनेंट से फ्रूट्स जैसे आम है, नट्स, अखरोट है, इन सब का प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो एज ए फूड ये सब हम खा लेते हैं। थर्ड है फॉडर फॉर मीटिंग रूरल नीड्स। ग्रामीण इलाकों में जो फार्मर्स एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, उन्हें अपने लाइवस्टॉक को खिलाने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री से चारा मिल जाता है। ये फॉडर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का भूसा या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में जो ट्री हैं, उनकी ग्रीन लीव्स के फॉर्म में एनिमल्स को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड्स जो सिंचाई के लिए पूरी तरीके से केवल बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, उन फील्ड्स में अगर एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री लगाए जाते हैं तो सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है।
ट्रीज का सॉइल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जिससे सॉइल प्रॉपर्टीज और सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होते हैं। किसी भी एरिया में ट्रीज लगाने से उन ट्रीज के नीचे एक माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, जो बाहर के क्लाइमेट से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे जब गर्मी के मौसम में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होता है, तो उस टाइम पे किसी फॉरेस्ट या ट्री के नीचे जाओगे, वहाँ का टेम्परेचर कम देखने को हमको मिलता है। इसी प्रकार वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होती है, वो भी ज़्यादा होती है फॉरेस्ट के अंदर या ट्री के नीचे। सिमिलरली विंटर्स में जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो रहता है, तब फॉरेस्ट या ट्री के नीचे जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा गर्म महसूस हमको होता है। ये माइक्रो क्लाइमेट सॉइल सॉइल के जो माइक्रोब्स होते हैं और लोअर कैनोपी के प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल रहता है। ट्री स्ट्रीम फ्लो के रेगुलेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी प्रिसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल्स, तब ट्री की कैनोपी उसे अपने ऊपर इस प्रिसिपिटेशन को होल्ड कर लेते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी है, जो फोर्स से वो नीचे आता है, उसे ये इंटरसेप्ट कर लेते हैं, जिससे सॉइल इरोजन और फ्लड हैजार्ड्स कम होते हैं। जो पानी पूरा रन ऑफ होके सॉइल के ऊपर से बह जाता था, वो ट्री की वजह से सॉइल के अंदर चला जाता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और जब ये वाटर सॉइल की कैपिलरीज में नीचे अलग-अलग लेयर्स में जाता है, तो उसे पर्कुलेशन कहते हैं। ट्री के होने से इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली ट्री स्पीसीज लगाई जाए, तो वहाँ पे ड्रेनेज इम्प्रूव हो जाता है। जो वाटर सॉइल में रह जाता है, वो वाटर ट्री की लीव्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री है फ्यूल वुड एंड एनर्जी। जो भी ट्री एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में लगाए जाते हैं, उनसे वुड लेके सीधे उनको जलाने के लिए यूज में लाया जा सकता है। या कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो रेजिन, लेटेक्स, ऑयल, इन सब का सिक्रेशन करते हैं, उनसे भी एनर्जी के लिए इनको यूज में लिया जा सकता है। कुछ ट्रीज के फ्रूट्स फर्मेंटेशन कराए जाते हैं और उसके द्वारा इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। ये इथेनॉल जैसे पेट्रोल यूज होता है, उसी प्रकार से यूज में लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है शेल्टर फ्रॉम ट्रीज। शेल्टर का सीधा सा मतलब होता है प्रोटेक्शन। ट्रीज अलग अलग फॉर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ट्रीज के वुड में जो भी हमको टिम्बर मिलता है, उससे हम बिल्डिंग मटेरियल बना लेते हैं। उन बिल्डिंग्स में रह के शेल्टर ली जा सकती है। और ट्री शेड प्रोवाइड करते हैं। गर्मियों के टाइम में लोग, जानवर, ये सब छाया के नीचे बैठ के थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। इसी प्रकार से ऐसी क्रॉप्स जो शेड लविंग होती है, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए शेड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि टर्मेरिक है, जिंजर है। तो ऐसी क्रॉप्स ट्री या फिर एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में ट्री इनको शेड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रीज से विंड ब्रेक, शेल्टर बेल्ट्स, ये सब भी बनाए जाते हैं, जो घरों को, खेतों को या फिर रोड वगैरह को विंड है, फ्रॉस्ट है, सन है, इन सब से प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। खेतों के किनारे ट्री होने से ये फेंस का काम भी करते हैं। अगर कंटीली झाड़ियों वाले प्लांट्स खेतों के आसपास लगाए जाएँ, तो वो वाइल्ड एनिमल जो भी हमारी क्रॉप को डैमेज करती हैं, उन एनिमल्स से क्रॉप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। जितनी भी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल वुड की रिक्वायरमेंट होती है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्हें ये वुड या तो खुद से ग्रो करना पड़ता है, या फिर किसी प्राइवेट लैंड से उसको परचेज करना होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज फार्मर्स से अपना एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे ट्री की प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कराने से लेके उनकी हार्वेस्टिंग तक का फार्मर्स की हेल्प करते हैं। इस रॉ मटेरियल को फार्मर्स से खरीद के अपनी जो इंडस्ट्री है, उसमें वो लोग यूज कर लेते हैं। बहुत सी वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। इनके लिए पॉपुलर, यूकलिप्टस, बैम्बू, इन सब स्पीसीज की ज़रूरत होती है, जिसे फार्मर अपने फील्ड में एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो कर लेते हैं।
एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे कि कुदाल है, हल है, इन सब के लिए स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत होती है। उसके लिए फार्मर्स अपने खेतों के जो ट्री हैं वहाँ से ये वुड ले सकते हैं। अगर फाइबर यील्डिंग ट्री लगाए हैं जैसे कि यहाँ पे लगाते हैं भीमल, ग्रीविया ऑप्टिवा, तो इससे फाइबर निकाल के रस्सी या फिर और बुनाई वाले सामान तैयार कर सकते हैं। फिर है इसके बाद नेक्स्ट कैश बेनिफिट। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जो भी आउटपुट हमें मिलता है उसे हम डायरेक्टली बेच के पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट्स बेच लिए, टिम्बर, वुड, फॉडर है, फ्यूल वुड है, ये सब बेच के डायरेक्टली हमको पैसे मिल सकते हैं। या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री से फार्मलैंड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या प्रोडक्शन उस साल ज़्यादा होता है तो उसे बेच के ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री है इंक्रीज्ड यील्ड एंड मैक्सिमाइज्ड प्रोडक्शन। एग्रो फॉरेस्ट्री में नेचुरल रिसोर्स का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है। जैसे कि सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर यूज हो जाता है। कुछ टाइम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सनलाइट को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज करती हैं। मैच्योर होने के बाद इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तब भी सनलाइट ट्रीज के द्वारा यूटिलाइज करी जाती है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन भी हो जाता है और ट्री का प्रोडक्शन भी। ओवरऑल सिस्टम की जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। बहुत से ट्रीज मेनली लेग्यूमिनस स्पीसीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। जब इनका लीफ फॉल होता है तब भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। जितना न्यूट्रिएंट्स इन ट्रीज के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए लिया जाता है सॉइल से, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ये सॉइल में ऐड कर देते हैं। कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर जैसे कि एले क्रॉपिंग है, वहाँ पे ट्रीज की लीव्स को एज ए ग्रीन मैन्योर भी यूज किया जाता है। जब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बुआई का टाइम होता है उससे करीब 3-4 महीने पहले ट्रीज की प्रूनिंग करके ट्रीज को लीफलेस कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी लीव्स ट्री की सॉइल में डाल दी जाती हैं और 3-4 महीने में ये डिकम्पोज होके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देती हैं, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और लेटर ऑन हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी इंक्रीज मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री है यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड लैंड्स। वेस्टलैंड ऐसी लैंड है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है या फिर कुछ फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ग्रो होने में उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि सॉइल का इरोजन बहुत हो रहा है या उस सॉइल में बहुत कम न्यूट्रिएंट है, तो हो सकता है वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशंस हमेशा रहती हैं जिस वजह से वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती है। या फिर सॉइल में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, सॉइल सैलाइन है, एल्केलाइन है, जिस वजह से वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो पाती है। इंडिया में लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर एरिया में वेस्टलैंड है। इस लैंड को अगर ठीक करके यहाँ पे ट्री एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए तो डिफॉरेस्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस लैंड का ट्रीटमेंट करके अगर एफॉरेस्टेशन किया जाए तो वहाँ पे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन होने लगेगा। जो ट्री वहाँ पे लगेंगे उनकी लीफ फॉल से सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जिसके डिकम्पोजिशन से सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ेगा और सॉइल प्रॉपर्टीज भी इम्प्रूव होंगी। एक बार सॉइल इम्प्रूव हो गई तो फिर उस एरिया को और भी तरीकों से यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट करके वहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। प्रेजेंट टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहीं एग्रो फॉरेस्ट्री में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। सीड कलेक्शन से लेके नर्सरी में प्लांट ग्रो करवाना है, ट्री प्लांटेशन, वीडिंग, थिनिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, क्रॉप हार्वेस्टिंग, ट्री हार्वेस्टिंग, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फॉडर, फ्यूल वुड, इन सब में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा वुड बेस्ड इंडस्ट्री हैं जैसे कि सॉ मिल है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स वुड, पल्प पेपर, मैच इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज्ड फार्म इनकम। जो भी फार्मर्स एग्रो फॉरेस्ट्री अपने लैंड के ऊपर करते हैं तो उनको बहुत सारे आउटपुट उस लैंड से मिल जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स मिल रही हैं, फॉरेस्ट के ट्री मिल जा रहे हैं, ट्री से बहुत बाई प्रोडक्ट,
टिम्बर ये सब मिलते हैं। उसके अलावा अगर हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स वहाँ पे प्लांटेड हैं तो उनसे फ्रूट्स मिल जाते हैं, जिससे कि जो टोटल इनकम है फार्मर्स की वो पर यूनिट ऑफ लैंड वो इंक्रीज हो जाता है देन द मोनोकल्चर। अगर वो केवल एग्रीकल्चर कर रहा था अपने लैंड के ऊपर तो उससे ज़्यादा एक तो डाइवर्स सिस्टम, डाइवर्स प्रोडक्ट मिल रहे हैं और टोटल इनकम भी उसकी बढ़ जा रही है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सर्विसेज। एग्रोफॉरेस्ट्री के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे ट्री होते हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। ट्री बायोमास के फॉर्म में अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड कार्बन को स्टोर करके रखता है। कार्बन का लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ प्लांट बायोमास ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसको फीड करने के लिए फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट करके एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। और भी नीड एंड ग्रीड हैं जिनके लिए फॉरेस्ट काटे गए हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट विदाउट इंटेंशन ऑफ रिन्यूइंग इट, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हम फॉरेस्ट तो काट रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि दोबारा इसको प्लांटेशन वहाँ पे किया जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री में लैंड के ऊपर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और ट्रीज दोनों साथ साथ कल्टीवेट किए जाते हैं, जिससे फॉरेस्ट काट के उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ट्रीज फार्म लैंड्स पे हैं वहाँ से फ्यूल डिमांड पूरी हो जाती है और नेचुरल फॉरेस्ट पे प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे फ्यूल वुड फॉडर कलेक्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। वो टाइम एग्रो फॉरेस्ट्री में सेव हो जाता है। जो लोग वहीं नज़दीक में अपने खेतों से फ्यूल वुड फॉडर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री है इम्प्रूवमेंट इन सॉयल हेल्थ एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेटिक हैजार्ड्स। ट्रीज और श्रब्स सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इनकी रूट्स जब सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती है तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी हो जाती हैं। ट्रीज के बेनिफिशियल इफेक्ट सॉइल पर पड़ते हैं, जैसे कि ये वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं और सरफेस रन ऑफ के अलावा सॉइल इरोजन को कम करते हैं, जिससे सूखे के समय एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को मॉइस्चर अवेलेबल हो पाता है। ऐसी एरिया जहाँ पे बारिश के पानी से ही क्रॉप की सिंचाई होती है, जो रेनफेड कंडीशन होती है, वहाँ पे ये फ़ायदा पहुँचाते हैं। ट्रीज के द्वारा टाइम टू टाइम लीफ फॉल होते रहता है, जिससे कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वो इंक्रीज होता है। इससे सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ट्रीज के माइक्रोक्लाइमेटिक इफेक्ट के द्वारा सॉइल में प्रेजेंट माइक्रोब्स एंड फौना के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाता है, जो कि प्लांट बायोमास को तोड़ के प्लांट न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिलीज करने में हेल्प करते हैं।